नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। दोपहर के 2 बज चुके हैं और समय है दोपहर की बड़ी बहस का। तो चलिए आपको लिए चलते हैं भोपाल, हमारी सहयोगी शिफाली के पास। शिफाली, ओवर टू यू। शुक्रिया देवेश। नमस्कार। क्या मध्य प्रदेश के राजनीतिक इतिहास का सबसे बड़ा उपचुनाव केवल चेहरों पर ही लड़ा जाएगा? क्या चेहरे ही तय करेंगे जीत हार? क्योंकि फोकस उन 22 चेहरों पर ही है जिनकी बदौलत मध्य प्रदेश में सत्ता परिवर्तन की स्क्रिप्ट लिखी गई थी। कांग्रेस के वो चेहरे भी जो फिलहाल बाहरी कहे जा रहे हैं और पार्टी के लिए नए खेवनहार बनकर आ रहे हैं, उनकी सियासत भी दांव पर है। और दांव पर है सियासत उन 3 बड़े चेहरों की, सिंधिया, शिवराज और कमलनाथ। तो आज चर्चा इसी पर कि क्या चेहरों पर लगेगी मोहर और क्या चेहरे ही जादू चलाएंगे 28 सीटों के उपचुनाव में। तो पहले चर्चा को आगे बढ़ाएं, उसके पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। पार्टियों से पहले चेहरों का उपचुनाव। क्या इस उपचुनाव में सियासी दलों से ज्यादा अहमियत रखेंगे चेहरे? जिन सीटों पर दल बदल हुआ वहां ये चेहरे नए दल के साथ मैदान में उतर चुके हैं, इस दलील के साथ कि उन्होंने अपने क्षेत्र के विकास के लिए दल बदल किया। कांग्रेस भी पूरे प्रचार में बिकाऊ और टिकाऊ के नारे के साथ इन चेहरों को निशाना बनाए हुए है। हालांकि कांग्रेस ने भी जो बाहरी चेहरों को उम्मीदवार बनाया है वो पार्टी के लिए मुश्किलें बढ़ा सकता है। हालांकि बीजेपी ने ग्वालियर चंबल की 16 सीटों पर रणनीति ये बनाई है कि उम्मीदवार के बजाय सिंधिया शिवराज के चेहरे को आगे रखा जाए कि कहीं कोई डैमेज अगर होता है तो उसे कंट्रोल किया जा सके। कार्यकर्ता की नाराजगी भी इस बहाने संभल जाएगी। ये चुनाव केवल चेहरों पर लड़े जाने वाले चुनाव नहीं है। ये चुनाव सीएम शिवराज, ज्योतिरादित्य सिंधिया, कमलनाथ जैसे एमपी की सियासत के दिग्गज चेहरों की राजनीति भी तय करेंगे। भोपाल में अनुराग श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो इस खास चर्चा में हमारे साथ जुड़े हैं 2 बेहद खास मेहमान। बीजेपी प्रवक्ता राकेश शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं और साथ में जुड़े हैं कांग्रेस प्रवक्ता अजय सिंह यादव और हमारे साथ हैं मेरे सहयोगी अनुराग। सबसे पहले अनुराग, आपका ही रुख करना चाहूंगी। जिस तरह से यहाँ सत्ता पलट हुआ और अब तो खैर तारीखों का ऐलान भी हो चुका है, चेहरे कितनी अहमियत रखेंगे इस चुनाव में? क्योंकि एक तरफ जो सत्ता पार्टी बदल कर गए हैं उनको कांग्रेस टारगेट कर रही है, दूसरी तरफ बीजेपी उन 25 चेहरों के लिए कह रही है कि इन्होंने जनता के लिए बड़ी कुर्बानी दी है। बिल्कुल शेफाली जी, देखिए इस बार का जो उपचुनाव होगा उसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि बीजेपी और कांग्रेस किसी नए चेहरे पर दांव लगाने से बचती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस ने अभी तक जिन 24 सीटों पर नाम का ऐलान किया है, ये वो ही चेहरे हैं जो कभी ना कभी चुनाव लड़ चुके हैं या फिर राजनीति से लंबा वास्ता रखते हैं। यानी कि किसी नए चेहरे को आजमाने की बजाय कांग्रेस पार्टी ने पुराने चेहरों पर ही दांव लगाने का काम किया है। दूसरी तरफ बीजेपी भी उन 25 सीटों पर पुराने चेहरों को दोहराने जा रही है जिन 25 सीटों पर कांग्रेस से दल बदल करके विधायक बीजेपी में शामिल हुए। तो कुल मिलाकर इस बार का उपचुनाव किसी नए चेहरे पर नहीं बल्कि पुराने चेहरे पर होगा, क्योंकि इसके पीछे कई तरह की वजह है। बीजेपी को लगता है कि जो कुर्बानी देके या फिर बलिदान देके या एक बड़ा पद त्याग कर, विधायक पद त्याग कर, मंत्री पद त्याग कर कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुआ है, उसको मौका देना जरूरी हो जाता है, क्योंकि उनको इस बात का इनाम बीजेपी की तरफ से दिया जा रहा है कि उन्हीं को एक बार फिर उम्मीदवार घोषित किया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी ये साफ कर चुके हैं कि उनके ज्यादातर सीटों पर उम्मीदवार पूरी तरीके से तय हैं, यानी कि बीजेपी पुराने चेहरों के सहारे इस बार उपचुनाव में जाने की तैयारी में। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी बीजेपी के उन 25 चेहरों को टारगेट बनाने का प्लान बना रही है जो कि दल बदल कर बीजेपी में गए, क्योंकि कांग्रेस ने इस बार उपचुनाव में नारा दिया है कि बिकाऊ नहीं टिकाऊ चाहिए। तो कुल मिलाकर इस नारे के जरिए
कांग्रेस भी चाहती है कि बीजेपी के उन चेहरों पर हमला किया जाए, जनता के बीच जाकर उनकी घेराबंदी की जाए ताकि जनता से सीधे जुड़ा जा सके। तो कुल मिलाकर इस बार का उपचुनाव जो होगा वो पुराने चेहरों पर ही होगा और बीजेपी और कांग्रेस चेहरों को आगे रखकर चुनाव लड़ने का काम करेगी। हालांकि ये भी माना जा रहा है कि अब की बार तो कांग्रेस की तरफ से जहां कमलनाथ उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी का चेहरा होंगे तो दूसरी तरफ सिंधिया और शिवराज की जोड़ी उपचुनाव में चेहरा होगी। लेकिन सबसे ज्यादा जो दारोमदार होगा वो सवाल पर आ रही थी कि जनता की भरोसे की मोहर तो खैर 10 नवंबर को लगेगी, लेकिन फिलहाल सवाल ये है कि पार्टी का भरोसा है कि नहीं। जिस तरह से ग्वालियर चंबल की 16 सीटों पर अगर हम बात करें और वहां पर जो बीजेपी के संभावित उम्मीदवार हैं उनकी अगर बात करें और वहां जिस तरह से सौगातों की झड़ी लगी और पिछले कई दिनों से बीजेपी तैयारी कर रही है, तो कहीं पार्टी ये महसूस कर रही है कि चेहरा सिंधिया और शिवराज का आगे रखना पड़ेगा। देखिए, बिल्कुल बीजेपी ये मान के चल रही है कि इस बार सिर्फ चेहरों के भरोसे ही नहीं बल्कि शिवराज और सिंधिया की जोड़ी के साथ ही बीजेपी संगठन को भी उतारकर उपचुनाव में कांग्रेस को टक्कर दी जाएगी। क्योंकि कांग्रेस ने जो रणनीति बनाई है उसके तहत न सिर्फ कांग्रेस उन मुद्दों को छोड़कर सिर्फ एकमात्र मुद्दे को हवा देने की कोशिश में जुटी हुई है कि बिकाऊ नहीं टिकाऊ चाहिए, और इसी नारे के जरिए वो पूरे इलाके में एक माहौल बनाने की कोशिश में जुटी है। तो इस जो कांग्रेस का जो नारा है उसको टक्कर सिर्फ वो चेहरे नहीं दे पाएंगे जो बीजेपी में उम्मीदवार संभावित उम्मीदवार होने वाले। सिंधिया का एक बड़ा रोल होगा। ग्वालियर चंबल की सीटों की पूरी तरीके से जिम्मेदारी बीजेपी ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को सौंप रखी है। यदि किसी सीट पर उम्मीदवार को बदलना है तो इसका फैसला भी सिंधिया करेंगे, क्योंकि आज बीजेपी की एक महत्वपूर्ण बैठक भी होने वाली है चुनाव को लेकर। उसमें उम्मीदवारों के नाम को लेकर मंथन किया जाएगा। इसके अलावा जो 3 से 4 सीटें हैं जहां पर विधायकों के निधन के कारण खाली हुई है उस पर फैसला बीजेपी को करना है। तो कुल मिलाकर बीजेपी की रणनीति यह है कि सिर्फ उम्मीदवार के भरोसे नहीं बल्कि शिवराज और सिंधिया और बीजेपी के संगठन को आगे रखकर चुनाव लड़ा जाए। लेकिन कांग्रेस यही चाहती है कि उन चेहरों के को आगे रखकर चुनाव लड़ा जाए जो बीजेपी संभावित उम्मीदवार घोषित करने वाली है। बिल्कुल अनुराग, मैं रुक करना चाहूंगी राकेश शर्मा जी का। राकेश जी, आप अनुराग को भी सुन रहे थे और आज बीजेपी की महत्वपूर्ण बैठक भी है उम्मीदवार के चयन को लेकर, लेकिन जो उम्मीदवार अभी संभावित उम्मीदवार बन के आपकी पार्टी में आए हैं, दूसरी तरफ सिंधिया और शिवराज भी जोड़ी जो है उसको ब्लॉकबस्टर की तरह पेश किया जा रहा है ग्वालियर चंबल के इलाके में। ये ज़रूरी है, ये बिल्कुल पार्टी में बीजेपी में होता है कि पार्टी से बड़ा कोई नेता नहीं, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस लगातार आपके संभावित उम्मीदवारों को टारगेट कर रही है, उनकी इमेज पर टारगेट कर रही है, तो आपको उन चेहरों को तो चमकाना पड़ेगा पहले। देखिए पारुल जी, मैं आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूं कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा अपने संगठन और अपना जो चुनाव निशान है उसको लेकर चुनाव में जाती है। भारतीय जनता पार्टी किसी चेहरे और मोहरे पर विश्वास नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी का संगठन चुनाव लड़ता है। शेफाली जी, एक बात कांग्रेस के नेताओं से आप जरूर पूछना कि टिकाऊ और बिकाऊ की बात करने वाली कांग्रेस पार्टी ये बताएगी कि पारुल साहू को कितने में खरीदा। 4 बहुजन समाज पार्टी और 4 भारतीय जनता पार्टी के पूर्व नेताओं को आपने टिकट दिया। इन 8 लोगों को कांग्रेस पार्टी ने कितने में खरीदा? बड़ी जोर जोर से कमलनाथ जी चिल्लाते हैं मेरी सरकार ने क्या क्या गुनाह किया। आपने इस मध्य प्रदेश की जनता के साथ जो गद्दारी की है उसके उदाहरण देना चाहूंगा। सबसे पहले आपने किसान के साथ गद्दारी करी कि मध्य प्रदेश के एक भी किसान का 2 लाख का कर्ज माफ नहीं किया। आपने दूसरी गद्दारी युवाओं के साथ की, उसको 4000 का बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया। आपने तीसरी गद्दारी बहनों के साथ की, कहा कि 51,000 रुपए उनकी शादी में देंगे। एक भी बहन को क्या 51,000 रुपए दिए? आपने कहा था कि ढोर चराने की और बैंड बाजा बजाने की नौकरी देंगे। इसकी भी एक को नौकरी दी हो तो ये बताइए। मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश में सिर्फ कमलनाथ और दिग्विजय सिंह ने अपनी पेटी भरने का काम किया, मध्य प्रदेश को लूटने का काम किया। यह गद्दारी आपने मध्य प्रदेश से की है। और मुझे ये आज आप पूछ के बताइए कि ये जो 4 बहुजन समाज पार्टी और 4 भारतीय जनता पार्टी के पूर्व नेताओं को आपने टिकट दिया, इनको कितने में खरीदा? इनने कितने में गद्दारी की है और ये कितने में बिके हैं?
ये आज कांग्रेस के नेताओं को स्पष्ट करना चाहिए। राकेश मध्य जी, प्रदेश में भारतीय जनता माहौल आप पार्टी बना रहे का हैं, नेतृत्व- कमलनाथ सरकार की विफलताएं भी गिना रहे हैं, लेकिन मूल सवाल वहीं पर आता है। फिर आपसे वही सवाल कर रही हूं कि संगठन पूरी तैयारी भी कर ले, पूरी मेहनत भी कर ले, लेकिन आपका चेहरा जो चुनाव में है वो 25 विधायक ही हैं, पूर्व विधायक ही हैं जो सत्ता दल बदल के उस तरफ गए हैं और जिनको कांग्रेस लगातार टारगेट कर रही है बिकाऊ और टिकाऊ के साथ। तो इसका मुकाबला कैसे करेंगे आप? उनकी इमेज बिल्डिंग कैसे की जाएगी? देखिए, मैंने कहा कि 28 से 28 स्थानों पर भारतीय जनता पार्टी का चुनाव निशान कमल का फूल चुनाव लड़ रहा है। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान जी की जिस दिन से सरकार आई है, हर वर्ग की चिंता की जा रही है। चाहे गरीबों के लिए संबल योजना की बात कर ली जाए, चाहे किसान को राहत की बात कर ली जाए, फसल बीमे की बात कर ली जाए। अब तो हमने एक कदम आगे चल के प्रधानमंत्री 6,000 रुपए दे रहे हैं, मध्य प्रदेश सरकार 4,000 रुपए दे रही है। अगर आपके पास आधा एकड़ भी जमीन है तो आपको 10,000 रुपए मिलेगी। आपने फसल बोई या नहीं बोई है, आपको 10,000 रुपए साल के तो मध्य प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार देगी। हम ये किसान के साथ न्याय कर रहे हैं। हमने संबल योजना चलाई। आपने देखा छतरपुर के 4 मजदूर मथुरा के पास मारे जाते हैं, तुरंत उनके परिवार को 4-4 लाख रुपए राहत दी जाती है। कमलनाथ की सरकार हमेशा एक राकेश जी, मैं आपके पास ये सौगातों की जो झड़ी है इस पर सवाल के साथ आपके पास वापस लौटूंगी। फिलहाल रुक करना चाहूंगी अजय यादव जी का। अजय जी, कांग्रेस के पास जो मजबूत काउंटर हो सकता था वो ये कि आप बहुत दमदार चेहरे सीटों पर उतारें, लेकिन फिलहाल 24 सीटों की अगर बात करूं मैं तो वहां पर हालात ये हैं, कम से कम आधा दर्जन सीटों पर तो हालात ये हैं कि कांग्रेस उम्मीदवार का विरोध कर रही है। जौरा से अभी तस्वीरें आई, पंकज उपाध्याय का पुतला जलाया कांग्रेसियों ने ही। तो ऐसे में कहां मुकाबला कर पाएंगे आप? मध्य प्रदेश के उपचुनाव साधारण चुनाव नहीं है, यह तो आम चुनाव से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। देश की दिशा दशा इन उपचुनाव से तय होगी। क्या देश में लोकतंत्र की हत्या करने वालों को जनता जनादेश देगी या जनता उन्हें नकारेगी जिन्होंने जनादेश को बेचने का काम किया है? जिनको जनता ने 5 साल के लिए चुना था कांग्रेस की सरकार के लिए, वो व्यक्ति नहीं थे स्वयं कि हम कहीं भी चले गए अपनी स्वेच्छा से। आपके पास जनता का मत था 5 साल के लिए कांग्रेस की सरकार का, और आपने उसी मत को बेच दिया और उसी बेचने की वजह से प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई। इसलिए बिकाऊ का मुद्दा कांग्रेस का मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा है प्रदेश की जनता का। प्रदेश की जनता ठगा हुआ महसूस कर रही है कि वो सरकार जो हमने चुनी थी बिना हमारे जनादेश के कैसे बदल गई। जब सरकारें वोटों से बनती थी तो नोटों से ये सरकार कैसे बन गई। तो ये मुद्दा जनता का है। अब हमारे उम्मीदवारों के मामले में कुछ जगह विरोध होना ये एक साधारण प्रक्रिया है। मैंने आपसे पहले भी कहा है इस मामले में कि हमारी पार्टी में एक एक क्षेत्र में 10 से 15 मजबूत उम्मीदवार थे, दावेदार थे और सभी मजबूत थे, लेकिन टिकट एक ही उम्मीदवार को दिया जा सकता है। और हम ये उम्मीद करते हैं सभी तरह के मतभेद समाप्त होंगे और तमाम नेता पार्टी और प्रदेश की जनता के हित में एकजुट होकर फिर से कांग्रेस की सरकार की वापसी करवाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को इस समय नैतिकता की बात करना शर्मनाक लगता है। आपने ऐसे लोगों को टिकट दे दिए जो आपके कार्यकर्ता नहीं है। 25 टिकट आप बेंगलोर में बेच के आ गए और यहाँ प्रदेश की बात करते हैं। मैं आपको उदाहरण देता हूँ। 20 मार्च को हमारे नेता कमलनाथ जी ने इस्तीफा दिया। उस दिन बड़ा मलहरा से आपके नेता प्रद्युम्न सिंह लोधी रो रहे थे सार्वजनिक तौर पे कि कमलनाथ जैसे बड़े नेता को इस्तीफा देना पड़ गया, प्रदेश का दुर्भाग्य है। और 2 महीने बाद वही नेता बिक जाते हैं। पर अजय जी, आंसू तो बीजेपी ने पोंछ दिए, उनके आंसू उनके बीजेपी ने पोंछ दिए। शिफाली जी, यही मैं आपसे कह रहा हूं। तो ये मुद्दे की बातें केवल जनता की आंखों में धूल झोंकने वाली बात है। 15 महीने जिस दिन तक कमलनाथ जी इस्तीफा दे रहे थे उस दिन तक प्रद्युम्न जी कमलनाथ जी के गुणगान गा रहे थे कि प्रदेश को ऐसा मुख्यमंत्री नहीं मिलेगा, और 2 महीने बाद बिक जाते हैं तो आप फिर मुद्दों की बात करते हैं। 15 महीने का हमारा कार्यकाल जनता के सामने है। हमने क्या पाप किया है? 27 लाख किसानों का कर्जा माफ कर दिया। आपने एक भी किसान का नहीं किया, तो आप सीना चौड़ा कर रहे हैं। 2008 में आपने वादा नहीं किया था 50,000 तक के कर्जा माफ का, आपने किया एक भी? हमने कन्यादान की राशि 51,000 करी तो वो हमारा पाप है? हमने 1,000 गौशालाएं बनाई, बिजली के बिल सस्ते दिए, निराश्रित पेंशन दुगनी कर दी, तो ये गलती है। और आप जुमले दे रहे हैं 6 महीने से, झूठी योजनाएं, झूठी घोषणाएं, झूठे शिलान्यास, जबकि जमीन पर
अधिकारी कर्मचारियों की वेतन वृद्धि तक रोक दी। कहा गया कि सरकार के पास पैसा नहीं है। कन्यादान की राशि आधी कर दी गई। चंबल एक्सप्रेस का जुमला फेंका, 1 इंच जमीन का अधिग्रहण नहीं किया गया। कहीं पैसा नहीं है, पैसा पैसा पैसा, कर्जा लिया जा रहा है केवल उपचुनाव वाले क्षेत्रों में राजनीतिक रैलियां करने के लिए। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी तो बिना शासकीय कार्यक्रम के जमीन में पैर नहीं रख पा रहे हैं, जो कांग्रेस के बड़े नेता होते थे उस जमाने में। जनता इन्हें भगा भगा के दौड़ा रही है। बिल्कुल अजय जी, राकेश जी से जवाब ले लेते हैं। राकेश जी से जवाब ले लेते हैं। राकेश जी, आप खुद सुन रहे हैं अजय सिंह यादव को, कांग्रेस प्रवक्ता को आप खुद सुन रहे हैं, और कल भी जब कमलनाथ रायसेन पहुंचे थे तो वहां पीसी शर्मा ने भी ये बयान दिया कि ये चुनाव थोपे गए हैं क्योंकि जो कांग्रेस से गए नेता वो खरीदे गए थे और इसी की वजह से चुनाव थोपे गए हैं। कहीं ऐसा नहीं लग रहा जिस तरह अजय सिंह भी कह रहे हैं, और लगातार सौगातों की जो झड़ी लगी पिछले दिनों कि जिला स्तर का मुकाबला है, बाई इलेक्शन है और तैयारियां राष्ट्रीय स्तर की हो रही हैं, तो इतनी सौगातों की झड़ी क्यों इतनी फिक्र है पार्टी को? क्या लग रहा है कि जो संभावित उम्मीदवार हैं वो इतने दमदार नहीं कि सीट निकाल पाएंगे? देखिए शेफाली जी, भारतीय जनता पार्टी का दूसरा नाम है विकास। मध्य प्रदेश में 15 माह में जो विकास रुका हुआ था, मध्य प्रदेश में जो 15 माह से कांग्रेस की सरकार लूट मचा के लगी हुई थी, और उसके उदाहरण है उमंग सिंगार, जो मंत्री की शपथ लेकर कहते हैं कि दिग्विजय सिंह जी मध्य प्रदेश में रेत माफिया का काम कर रहे हैं, शराब माफिया का काम कर रहे हैं, हमारी सरकार को स्थिर कर रहे हैं। उमंग सिंगार कांग्रेस के मंत्री थे, भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं थे। गोविंद सिंह जो कहते थे कि 51,000 रुपए में थाने बिक रहे हैं, 1 करोड़ रुपए दे दीजिए, वो कहीं भी रेत का खुदाई शुरू कर दीजिए, ये कांग्रेस के मंत्री कहते थे, भारतीय जनता पार्टी नहीं कहती थी। और मैं बार बार कांग्रेस के नेताओं से पूछना चाहता हूं कि पारुल साहू को कितने में कांग्रेस ने खरीदा और क्या मजबूरी आ गई कि उनको टिकट देने की जरूरत पड़ गई? क्या कांग्रेस के कार्यकर्ता वहां पे नहीं थे? आज बात करने वाली कांग्रेस इस बात का जवाब क्यों नहीं दे पा रही है कि जब बहुजन समाज पार्टी के 4 नेताओं को आप टिकट दे देते हो, भारतीय जनता पार्टी से आए हुए नेताओं को टिकट दे देते हो, तो वहां पे क्या कांग्रेस पार्टी समाप्त हो गई? ये लुटेरों की जो टीम है जिसका नाम है कमलनाथ टीम, वो पूरी मध्य प्रदेश में मुंह की खा रही है। कमलनाथ जहां जहां जा रहे हैं उनको काले झंडे दिखाए जा रहे हैं, दिग्विजय सिंह जहां जहां जा रहे हैं उन्हें काले झंडे दिखाए जा रहे हैं। जनता चाहे अरुण यादव हो, चाहे जीतू पटवारी हो, उनको धक्के मार मार के भगा रही है, और ये हमको ज्ञान की बात बता रहे हैं। एक तरफ माननीय शिवराज सिंह चौहान, नरेंद्र सिंह तोमर, सिंधिया जी, नरोत्तम मिश्रा, गोपाल भार्गव, इनका जनता पलके बिछा के स्वागत कर रही है, रात को देर रात तक उनके स्वागत के लिए खड़ी हुई है। आप हमें ज्ञान की बात कब बता रहे हो? अरे जरा चैनल देख लिया करो, जरा अखबार देख लिया करो, कितनी भारी भीड़ उमड़ रही है भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम में। और क्यों कमलनाथ को और दिग्विजय सिंह को काले झंडे जनता दिखा रही है? क्योंकि मध्य प्रदेश को 15 माह लूटने का काम किया, मध्य प्रदेश के युवाओं को ठगने का काम किया, मध्य प्रदेश की महिलाओं को ठगने का काम किया, और सिर्फ अपने खजाने भरने का काम किया। और उसकी गवाही दी है गोविंद सिंह ने, उसकी गवाही दी है उमंग सिंगार ने। ये तो भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं थे। और ये कर्ज माफी की बात करते तो लक्ष्मण सिंह को क्यों नहीं संतुष्ट कर पाते? और गौशाला खोलने की बात करते हो तो जब दिग्विजय सिंह ने ट्वीट किया था कि मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी अपना वादा पूरा करो, एक आध गौशाला खोल दीजिए, हालांकि तो दिग्विजय सिंह राकेश जी कर्ज माफी की बात निकलेगी तो विधानसभा तक जाएगी। अजय जी का रुख करना चाहूंगी, जवाब ले लेते हैं राकेश जी अजय जी से। अजय जी, कम से कम सुर्खी की अगर बात करें, ग्वालियर पूर्व की अगर बात करें, सांवेर में तो खैर पहले ही प्रेमचंद गुड्डू का नाम लगभग माना जा रहा था कि वो उम्मीदवार होंगे, लेकिन सुर्खी और ग्वालियर पूर्व मिसाल हैं। अगर आप आईना दिखाएंगे तो उधर से भी आरोपों की झड़ी लगेगी कि यहाँ क्या बदल रहा है, यहाँ भी तो दल बदल इधर का उधर ही हो रहा है। देखिए शेफाली जी, दल बदल और जनादेश बेचने में एक अंतर होता है। पारुल साहू जब भाजपा से विधायक बनी थी तब भी वो कांग्रेस से भाजपा में गई थी, तब हमने ये नहीं कहा था कि उन्होंने जनादेश बेचा, क्योंकि वो विधायक नहीं थी। उसी तरह पारुल साहू आज विधायक नहीं है भारतीय जनता पार्टी की या अन्य कोई नेता। दल बदल कांग्रेस भाजपा में नेता आते रहे हैं, पहले भी जाते रहे हैं, लेकिन आप जनता का जनादेश बेचते हैं, वो धोखा होता है। आपको जनता ने चुना है उस सरकार के लिए और आपने उस जनता का जनादेश बेच दिया है। दोनों चीजों में बड़ा भारी अंतर है। आज राकेश शर्मा जी मुद्दों की बात करते हैं तो मुद्दों की बात करना भी चाहिए। आप कहते हैं रेत की बात, आपकी सरकार में 200 करोड़ राजस्व मिलता था प्रदेश को, कमलनाथ जी ने 1500 करोड़ का राजस्व दिलवाया।
तो क्या ये कमलनाथ जी की गलती है? आबकारी नीति में हमने परिवर्तन किया। प्रदेश में 10-15% में आबकारी ठेके रिन्यू होते थे, हमने 25% में रिन्यू किए। 27 लाख किसानों के कर्जा माफ हमने कर दिए। अरे आप तो ये बताइए कि आपने अतिथि शिक्षक नियमित क्यों नहीं किए? आपने 27 लाख के बाद अन्य किसानों के कर्जा माफ क्यों नहीं किए? सभी तरह की योजनाएं ठप क्यों हो गई? मैं तो राकेश जी से पूछता हूं, आप भोपाल में रहते हैं, बताइए मेट्रो प्रोजेक्ट कमलनाथ जी ने प्रारंभ करवाए, जो 15 साल से आप जुमला दिखाते थे, 6 महीनों में धूल क्यों खाने लगे प्रोजेक्ट? क्या जनता समझती नहीं है? क्या जनता की आंखों में आप धूल झोंकते रहेंगे? प्रदेश की जनता दूर अंचल में गरीब जनता बैठी है, वो भी देख रही है कि हमें धोखा दिया है, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने धोखा दिया है, इन 25 पूर्व विधायकों ने जनादेश बेचने का काम किया है। आपको मुंह की खानी पड़ेगी और झूठे जुमलों से कुछ नहीं होता है। सबके पास वीडियोस है कि किस तरह से इमरती देवी कह रही हैं कि हमें तो कलेक्टर ही जिताएंगे, जनता तो हमें जिताने वाली नहीं है। किस तरह से आपके नेताओं को भगा रहे हैं। मुन्ना लाल गोयल जी को तो हिंसक हमले का शिकार होना पड़ा। आप बताइए कि ये चीजें छुपी हुई हैं? आप कहते हैं पैसे लेके इंदौर में 500 बसें सरकारी दी गई, सामने सभी तरह के दस्तावेज हैं। कलश यात्राओं में महिलाओं को साड़ियां बांटी गई, सभी जगह शासकीय रैलियां हुई हैं। मुझे बताइए 28 विधानसभा क्षेत्र में भाजपा अपने कार्यकर्ता सम्मेलन क्यों नहीं करवाती है? शासकीय कार्यक्रम क्यों करवाते हैं? तो सब दिखाई देता है, जनता सब समझती है। जनता को धोखा दिया गया है। जनता इन्हें केवल 1-1.5 महीने और झेल रही है और फिर कमलनाथ जी आएंगे, फिर विकास के रास्ते पे प्रदेश चलेगा। बिल्कुल, राकेश जी का रुख करूंगी मैं। राकेश जी, अजय जी ने भी बहुत सारे सवाल किए आपसे, लेकिन बड़ा सवाल ये भी है कि संगठन मजबूत है बीजेपी का कांग्रेस के मुकाबले, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन क्या वो संगठन, क्या वो कैडर, क्या वो नीचे का कार्यकर्ता, ये जो नए आयातित नेता हैं, उनके साथ खड़े होने तैयार है? हालांकि ये सवाल काफ़ी लंबे समय से चल रहा है, लेकिन अब जब चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है, तब कार्यकर्ता की अनदेखी या नाराजगी भारी पड़ सकती है। उदाहरण के लिए आपको नेपानगर का उदाहरण है, जहां पर मंजू दादू फिलहाल जो है पार्टी के कार्यक्रमों से दूर दूर दिखाई दे रही हैं। देखिए शेफाली जी, स्पष्ट रूप से मैं कुछ बातें करना चाहूंगा। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने, आपने देखा कि पूरे विधानसभाओं पे प्रभारी पहले से ही घोषित कर दिए थे। अब वहां एक एक मंत्री को भी जिम्मेदारी दी गई है, साथ में संगठन के प्रभारी भी घोषित कर दिए गए। आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व एक होकर चुनाव की रैलियां कर रहा है। हर मंच पर आप देखिए कि माननीय शिवराज जी, सिंधिया जी, तोमर जी, नरोत्तम मिश्रा जी, गोपाल भार्गव जी से लेकर समस्त वहां के स्थानीय नेता उस मंच पर उपस्थित रहते हैं। क्यों कांग्रेस में सिर्फ एक कमलनाथ का चेहरा दिखाया जा रहा है? बाकी नेता क्यों नहीं जा पा रहे हैं प्रचार करने के लिए? सिर्फ कमलनाथ क्यों प्रचार करने के लिए जा रहे हैं? और दूसरी एक और बात मुझे स्पष्ट कीजिए, आज कांग्रेस के नेतृत्व से यह पूछिए कि जब आप राजस्थान में बहुजन समाज पार्टी के विधायकों को खरीदते हैं, वहां पर क्या लोकतंत्र नहीं रहता? वो क्या चुने हुए नहीं रहते? क्या वो जनता से चुने नहीं जाते? मणिपुर में 2 भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को आप खरीदते हैं, आप खरीदते हैं ना, वो लोकतंत्र नहीं है, वो चुने हुए नहीं है। ये जो कांग्रेस के चेहरे पे कालिक पुती हुई है 15 माह की, उसको कांग्रेस इस तरह से जुमलेबाजी करके धो नहीं सकती। भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व एक है। भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता मध्य प्रदेश को स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाना चाहता है। भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता चाहता है कि जहां गरीब, किसान, दलित, महिला, पीड़ितों की सेवा की जाए, और उस काम के लिए एक मिशन के लेकर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता काम करता है। इसके उलट कांग्रेस का हर कार्यकर्ता अपनी जेब भरना चाहता है, मध्य प्रदेश को लूटना चाहता है। और उसके उदाहरण मैंने उमंग सिंगर और गोविंद सिंह दिए, जो मध्य प्रदेश में मंत्री की शपथ लेकर बोलते हैं कि हमारी सरकार में लूट मची हुई है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता चाहता है कि मध्य प्रदेश का जो 15 माह में विकास रुका हुआ था, वो विकास दोबारा सा मध्य प्रदेश विकास की पटरी पर लौट कर आए। भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता चाहता है कि मध्य प्रदेश के किसान के चेहरे पे खुशी आए, महिलाओं के चेहरे पे खुशी आए, युवाओं के चेहरे पे खुशी आए। और उसके उलट कांग्रेस के नेता चाहते हैं कि किस तरह से मध्य प्रदेश को लूटा जाए, और उसी काम में लगे हुए हैं। किस मुंह से ये जनता के बीच में जाएंगे? किस मुंह से ये किसानों के बीच में जाएंगे? कौन सा युवा है जिसको 4,000 रुपए बेरोजगारी? अजय जी का रुख करना चाहूंगी। अजय जी
अजय जी, आपसे मेरा सवाल ये है, यही सवाल मेरा राकेश जी से था। हालांकि चूंकि चुनावी माहौल है और अब जब तारीखों का ऐलान हो गया है तो कोशिश स्पोक्स पर्सन और प्रवक्ता भी यही करते हैं कि जनता को जो टारगेट किए जा सकते हैं उन्हीं मुद्दों पर आया जाए, लेकिन फिलहाल दोनों के लिए चिंता अपनी पार्टी और कार्यकर्ताओं की करनी चाहिए। अजय जी, मेरा आपसे सवाल ये है कि हालांकि विधायकों का दल बदल अब कुछ थम गया है, हालांकि कहा नहीं जा सकता कि अभी और अगले कुछ दिनों में कोई टूट हो सकती है, लेकिन पूर्व विधायक शकुंतला खटीक अभी हाल ही में करेरा से टूट गई, एक बड़ा झटका। तो ये जो हो रहा है, ये लीकेज जो है, इसकी सुधार कब तक हो पाएगी? अब तो तारीखों का भी ऐलान हो गया। देखिए शिफाली जी, कांग्रेस पार्टी का मुद्दा और जनता का सहयोग हमारे साथ ये पूरी तरह निश्चिंत है। और अगर ऐसे में कुछ नेता अपने व्यक्तिगत स्वार्थ में कि हमें टिकट नहीं देंगे तो हम पार्टी छोड़ देंगे या छोड़ दी, तो इससे कांग्रेस की रणनीति में कहीं कोई असर नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी निश्चिंत है कि प्रदेश की जनता कमलनाथ जी की सरकार वापस चाहती है। जनता वही सरकार चाहती है जिसने 15 महीने में 70% वायदे पूरे किए, और जनता को पूरी उम्मीद है कि कमलनाथ जी के लौटने पर ही प्रदेश की सही खुशहाली हो सकती है। इसलिए ये दुखद है कि कुछ नेता अपने व्यक्तिगत स्वार्थ में छोड़ देते हैं, लेकिन उससे कांग्रेस को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बाकी कार्यकर्ताओं में जो असंतोष है, हम समझते हैं कि जनता और पार्टी के हित में वो कार्यकर्ता बहुत शुक्रिया अजय जी, आपका चर्चा में शामिल होने के लिए। आपको रोकना चाहूंगी, समय इजाजत नहीं दे रहा कि हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएं। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जैसा मैंने शुरुआत में कहा था कि जो 25 चेहरे हैं उनकी सियासत तो दांव पर लगी हुई है, 3 बड़े चेहरों की भी सियासत दांव पर है इस उपचुनाव में। ये पहले उपचुनाव हैं, ऐतिहासिक उपचुनाव हैं, जो राजनीति, मध्य प्रदेश की राजनीति की एक नई दिशा तय करके जाएंगे। आज की इस चर्चा में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।